करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। होम्योस्टेसिस, जैसा कि आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल, वो फंक्शन कर रही है अपनी ऑप्टिमल कंडीशन में। जब बॉडी अपनी ऑप्टिमल कंडीशन में होती है तो वो ऑप्टिमल कंडीशन में होने वजह से अपने सारे जो फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपर्ली वो सारे कर लेती है। इससे हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस की जो है वो कंडीशन में है। सेल्स जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस में होते हैं। क्या लिखा होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम्स needed for the body to survive and function correctly। कह रहा है कि होम्योस्टेसिस जो है हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं, और इसका फंक्शन करना भी जरूरी है ताकि जो बॉडी है वो सर्वाइव कर सके। अब हेल्थ क्या है, हेल्थ कह रहा है बॉडी हैविंग नॉर्मल बॉडी होम्योस्टेसिस इज हेल्थी। अब जो भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो अगर होम्योस्टेसिस में है, अपने फंक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया था, हम कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये हेल्थ कंडीशन में, ये जो पर्सन है, ये बंदा है, ये सेहतमंद है। लेकिन अगर उसकी बॉडी में होम्योस्टेसिस है, वो डिरेंज्ड हो जाती है, होम्योस्टेसिस नहीं रहती किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, किसी इंजरी हो जाती है, तो तब हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो डिजीज हो गई है। एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल होम्योस्टेसिस और हेल्थ इज डिजीज। तो अगर आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस अच्छे तरीके से नहीं रहती, उससे डेविएट कर जाती है आपकी बॉडी, तो उससे हम कहते हैं कि ये आपकी डिजीज कंडीशन है। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस का आपको पता चाहिए। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी जो है नॉर्मल अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है, उसके ऑप्टिमल जो उसके है वो कंडीशन में है, और जो अपने फंक्शन है वो करेक्टली सारे वो परफॉर्म कर रही है। तो ऐसी बॉडी जो होगी उससे हम कहेंगे कि हेल्थी बॉडी है। और अगर किसी भी किस्म की डेविएशन हो जाती है नॉर्मल होम्योस्टेसिस से, तो तब हम उसे कहते हैं कि ये डिजीज कंडीशन हो गया, अब ये हेल्थी बॉडी नहीं रही है। नेक्स्ट है जी पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ डिजीज इट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। सिंपली जो है डिजीज की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। इसके दो टाइप्स है, एक है बेसिक पैथोलॉजी और एक है स्पेशल पैथोलॉजी। आपके जो करिकुलम में शामिल है वो सिर्फ बेसिक पैथोलॉजी है, या ऐसे हम कहते हैं कि जनरल पैथोलॉजी। तो आप जो फर्स्ट ईयर है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जनरल पैथोलॉजी करनी। जनरल पैथोलॉजी का मतलब ये है, तो जनरल पैथोलॉजी में जनरल टॉपिक्स होंगे, ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनका अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आगे जो स्पेशल पैथोलॉजी है उसे अंडरस्टैंड करने में आपको काफी इजी हो जाता है। बेसिक पैथोलॉजी में आपको चैप्टर्स जैसा कि आ जाते हैं, जो अभी आज हमने हमें करना है, जो सेल अडेप्टेशन का करना है, सेल इंजरी का करना है, ये चैप्टर आ जाता है। इन्फ्लेमेशन है, इसके अलावा इसमें हीमोडायनेमिक्स का चैप्टर है, न्यूरोप्लेसिया है, इम्यूनिटी का चैप्टर है। इम्यूनिटी वैसे आपकी शामिल तो नहीं है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, वैसे वो भी हमारे पास जनरल पैथोलॉजी में आ जाएगा चैप्टर। तो ये है जनरल पैथोलॉजी। स्पेशल पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपको जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और भी सिस्टम्स हैं, उनकी पैथोलॉजी को स्टडी करना, उसको डीपली आप जब स्टडी करना तो इससे हम कहते हैं वो स्पेशल पैथोलॉजी है। स्पेशल पैथोलॉजी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ करनी है बेसिक पैथोलॉजी, जो कि है जनरल पैथोलॉजी। अगर आपकी जो ग्रिप है वो बेसिक पैथोलॉजी पे अच्छी हो जाती है तो आपको जो स्पेशल पैथोलॉजी है समझना आसान हो जाती है। इसी तरीके से आप मेडिकल लाइफ में भी आगे भी आप पैथोलॉजी करते हैं, एमएलटी अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी और भी फील्ड में हैं, तो उसमें आपके ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे। लाइक एमएलटी में थर्ड ईयर में आपका केमिकल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में आपका हिमाटोलॉजी का भी सब्जेक्ट है, या और भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मेडिसिन में मोस्टली डिजीज पे स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर तो आपकी जनरल पैथोलॉजी के ऊपर डिप काफी अच्छी है, आपको सारे उस टॉपिक्स का आइडिया है, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपके जो आगे आगे फर्दर जो आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनमें भी आपके जो सब्जेक्ट को समझना है वो काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जनरल पैथोलॉजी जो आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं उसे आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके से करें। अभी आपको इंशाल्लाह ये जो सारा सिलेबस है टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप उस लेक्चर की सीरीज में हम इंशाल्लाह एट द एंड कंप्लीट ये करवा देंगे। जनरल पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी हमारे इंक्लूड नहीं है, हमने सिर्फ सिर्फ जनरल पैथोलॉजी की टॉपिक्स करने हैं। अब etiology में एक टर्म है और एक है पैथोजेनेसिस। अब etiology और पैथोजेनेसिस जो टर्म है इसका आपको बार बार आगे जिक्र आएगा कि etiology का मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि etiology का मतलब क्या होता है। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि etiology का मतलब क्या होता है।
मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। तो काइंडली कोई भी बच्चे अनम्यूट करें अपना माइक, मुझे बता दें कि आपके नजदीक थियोलॉजी का मतलब क्या है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। इटियोलॉजी का मतलब है काज। पैथोलॉजी में हम डिजीज की स्टडी कर रहे हैं, तो इटियोलॉजी जो होती है किसी भी डिजीज की, इटियोलॉजी का मतलब होता है कि उस डिजीज की काज क्या है। उस काज का मतलब कि वजह उसकी क्या है, वजूहात क्या है कि डिजीज अगर पैदा हो रही है तो उसके बैकग्राउंड पे उसकी वजह क्या बनी है कि वो डिजीज का जो स्प्रेड का वो बाइस बन रही है। तो इटियोलॉजी में सिंपली आपने सिर्फ यही याद रखना है कि इटियोलॉजी स्टैंड्स फॉर द काज ऑफ द डिजीज, के जो डिजीज है ये अडाइस क्यों कर रहा है। Etiology refers to the underlying causes and modifying factors that are responsible for the initiation and progression of disease. Or simply said, why a disease arises. कह रहा etiology सिंपली हमारे पास अंडरलाइंग काजेस होती हैं जो कि डिजीज की इनिशिएशन का और इसके जो आगे प्रोग्रेशन का बाइस बनती है, जो भी वजह होती है। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कि इटियोलॉजी में बताती है उसकी वजह क्या है कि डिजीज क्यों अराइज हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है। ये तो होगा इटियोलॉजी, काज क्या डिजीज की। अब काज ठीक है मतलब चल गया, आगे इसकी है पैथोजेनेसिस। डिजीज का जो स्प्रेड है वो किस तरीके से, जैसे कि नाम से जाहिर है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में होता है कि ठीक है इटियोलॉजी में हमने देखा कि उसकी वजह क्या थी डिजीज की। पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि डिजीज किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है। तो आप डिफरेंट डिजीजेस को जब स्टडी करेंगे, तो जब भी आप डिजीज को स्टडी करते हैं तो उसमें आप देखते हैं उसकी इटियोलॉजी को देखते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस को देखते हैं, उसके लैब डायग्नोसिस को देखते हैं, उसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है कि आप अगर कोई भी डिजीज स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो हमारे पास है उसमें अगर आपने सिर्फ डिटेल में याद करना है, उसे पढ़ना है, तो उससे आप देखेंगे उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, उसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें कौन से नजर आते हैं। इसके अलावा उसका लैब डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, लैब डायग्नोसिस के बाद आप उसमें जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि जो कि डिजीज के स्प्रेड का बाइस बनते हैं। Pathogenesis refers to the mechanisms of development and progression of the disease. पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि पैथोजेनेसिस ऐसे मैकेनिज्म्स को आप स्टडी करते हैं जो कि डेवलपमेंट और जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है, जो डिजीज है वो आगे किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, उसको स्टडी को हम कहते हैं कि हम पैथोजेनेसिस है, वो पैथोजेनेसिस है, हाउ द डिजीज डेवलप। तो इटियोलॉजी में था काज, पैथोजेनेसिस में किस तरीके से डिजीज है स्प्रेड होता है। इटियोलॉजी व्हाई अ डिजीज अराइज, कि ये डिजीज है वो अराइज क्यों हो रहा है। पैथोजेनेसिस में ये है कि हाउ अ डिजीज डेवलप, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो इन दो टर्म्स का आपको क्लियर है बच्चों, काइंडली फीडबैक करें। मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज भी आपको आ रही है तो नहीं आ रही। लाइबा गुलाब आप अपना माइंड अनम्यूट करें, मुझे बताएं कि आपको इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस टर्म्स का मतलब समझ आ गया। जी सर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको पूछा जाए ना तो आप फीडबैक दे दिया करें। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ शायद बच्चों को समझ नहीं आएगी, यहाँ पे शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। तो इन टर्म्स का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक फ्लो शीट और जो हमारे पास एक डायग्राम से ना उसने मुख्य चीजों को दिखाया हुआ है। इटियोलॉजी, काजेज ऑफ डिजीज। इटियोलॉजी में हम देखते हैं कि डिजीज का काज क्या है। फिर उसके आगे पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस हम देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीज, किस तरीके से डिजीज की प्रोग्रेशन होती है। उसके बाद इसमें कुछ मॉलिक्यूलर फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज आती हैं सेल्स में, टिश्यूज में, वो स्टडी करते हैं। और लास्ट में आप इसमें दिखाया कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी डिजीज को हम स्टडी करते हैं तो हम इसमें देखते हैं उसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसका लैब वर्क किस तरीके से करना है, ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो यही उसमें ये चीजें आप यहाँ पे दिखाई हुई हैं। इटियोलॉजी में फर्दर हम अपना इटियोलॉजी की स्टडी करेंगे कि काजेज ऑफ डिजीज कौन कौन सी जो काजेज है वो डिजीज है उसे पैदा कर सकते हैं। तो उसमें इसमें आप लिखा है ट्रॉमा, किसी भी किस्म का ट्रॉमा अगर होता है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है,
क्रोनोलॉजिक abnormalities हैं, इन्फेक्शंस हैं, टॉक्सिस हैं, ये तमाम के तमाम काजेस हैं जो कि डिजीज को पैदा करने में जिनका रोल होगा। पैथोजेनेसिस में क्या है कि बायोकेमिकल चेंजेस, अब समझने के कोई इन्फेक्शन ही था, इन्फेक्शन अब जो है वायरल इन्फेक्शन था, तो एक वायरल इन्फेक्शन था, तो उसने आगे अब आपके बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट हो गया है, किसी भी किस्म का वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस लाइक करने, तो अब वो एंटर तो हो गया, आपने उसको इटियोलॉजी आपको पता चल जाती है। अब आगे उसमें जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस में ये होगा कि हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर के, कौन कौन से जो मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिव कौन पीछे डेवलप हो रहे हैं कि जो है डिजीज के स्प्रेड का बाइस बन रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या है और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो बेटा जी आपका हो गया इंट्रोडक्शन का क्लियर। अब हम जो है वो अपना रिवर्सिबल सेल इंजरी और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसे हम देखते हैं कि वो क्या चीज है हमारे पास। तो इसमें मैं स्लाइड को क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं आपको जो है ना दूसरी स्लाइड से मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको बच्चों? सर। ओके, सेल इंजरी जो है हमारे पास है उससे हम स्टडी करने जा रहे हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी को देखेंगे और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को देखेंगे। तो अगर तो बच्चों आप लोगों ने डेमो मेरा लेक्चर लिया होगा तो उसमें मैंने आपको ना एक चैप्टर में ये ओवरव्यू दिया था, आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट से बताए थे और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसे जो ये जो फ्लोशीट डायग्राम से अगर आप समझ लेते हैं ना तो आपका जो सारा चैप्टर है उसे समझना ईजी हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंट बंदा हो जाता है कि मुझे चीज़ों का आइडिया है, मुझे कॉन्सेप्ट को लिए है, तो आगे इसके एमसीक्यूज भी अगर डिफिकल्ट हो तो उससे वो इतने डिफिकल्ट नहीं लगते, उनको कवर कर लेता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी बातें जो मैंने डेमो लेक्चर में बताई थी। अब नॉर्मल सेल है वो है कि होम्योस्टेसिस में क्या हुआ कि इंजूरियस जो हमारे पास स्टिमुलस आया, किसी भी किस्म का जो हमारे पास इंजूरियस स्टिमुलस आया, फिर क्या हुआ कि रिवर्सिबल इंजरी हो गई। नॉर्मल सेल के ऊपर किसी भी किस्म का जो है स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस अप्लाई किया गया तो वो जो सेल है वो होम्योस्टेसिस में नहीं रहा, वो चला गया रिवर्सिबल इंजरी में। रिवर्सिबल इंजरी जो है वो नाम से जाहिर है कि ऐसी इंजरी है जो कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, जो ये जो स्ट्रेस है इसे आप रिमूव कर देते हैं, जो सेल है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यानी कि होम्योस्टेसिस में वापस वो आ सकता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है। अगर तो जो है ये जो स्टिमुलस है जो हमारे पास स्ट्रेस है वो काफी सीवियर है, शदीद स्ट्रेस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब है कि वो खत्म नहीं हुआ स्ट्रेस, वो जो है कंटिन्यू है, वो अभी तक अप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर सेल की लिमिट होती है। रिवर्सिबल इंजरी जो है वो इसकी लिमिट थी कि हमारे पास इसमें चेंजेस कुछ आए, उसने अपने तरह से अडेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब स्ट्रेस इतना कंटिन्यू रहा, वो इतना सीवियर था, तब जो है वो सेल जो है वो चला जाता है इन द स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी का मतलब ये है कि अब सेल चाहते हुए भी अपनी नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल होम्योस्टेसिस में नहीं आ सकता, क्योंकि अब इसमें ना चेंजेस इस तरीके से आ गए हैं कि वो चेंजेस जो अब हैं वो इरिवर्सिबल है, अब सेल जो है उन चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकता। रिवर्सिबल इंजरी में कुछ चेंजेस आते हैं, दोनों में चेंजेस आते हैं, रिवर्सिबल में भी आते हैं, इरिवर्सिबल में भी आते हैं। आज हम इनकी मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे कि रिवर्सिबल इंजरी में क्या मॉर्फोलॉजी हमें चेंज नजर आता है, इरिवर्सिबल इंजरी में हम देखें क्या क्या चेंजेस देखने को नजर आते हैं। रिवर्सिबल में चेंजेस होते हैं वो भी रिवर्सिबल होते हैं कि नॉर्मल जो है वो अपनी स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, आपके जो न्यूक्लियस है वो इतना डैमेज हो चुका होता है, इस तरह बाकी भी फैक्टर्स होते हैं कि अब सेल जो है वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस में नहीं जा सकता। तो ये जो है जी अब वापसी का कोई भी जो रास्ता है वो वापसी के रास्ते बंद हो गए हैं। अब जो है जी सेल की जो डेथ है, सेल की जो मौत है वो अब बाकी है। अब जो उसकी जो सेल डेथ है उसमें दो मैकेनिज्म्स है, एक है अपोप्टोसिस के जरिए उसकी डेथ हो सकती है, एक है नेक्रोसिस के जरिए डेथ हो सकती है। अपोप्टोसिस में ये है कि प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल खुद ब खुद जो है वो डाई कर जाता है, जबकि नेक्रोसिस में होता है कि एक्सीडेंटल की आउटसाइड की बॉडी से कोई ऐसे जो कंडीशंस पैदा हो जाती हैं
तो सेल क्या है नेक्रोसिस हो जाती है। तो ये एक बेसिक स्कीम है, इसे आपने अच्छी तरीके से अपने ज़हन नशीब कर लेना। अब हम देखेंगे काजेस ऑफ सेल इंजरी। अब ये जो टॉपिक काजेस ऑफ सेल इंजरी का है ना, ये तो बहुत ही इजी है, इसे आप अगर अपने बुक से रीड करते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो मेन हाईलाइट्स है ना, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनका मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ताकि जब आप बुक से रीड पढ़ें तो आपके लिए आसानी हो। ये सारी की सारी जो है वो काजेस हैं जो कि सेल इंजरी को काज करेंगी, सेल इंजरी की काजेस है। इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है हाइपोक्सिया, मोस्ट कॉमन, एंड इस्कीमिया। अब हाइपोक्सिया जो है वो मोस्ट कॉमन काज है सेल इंजरी की। हाइपोक्सिया का मतलब ये है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों हाइपोक्सिया और इस्कीमिया का जो डिफरेंस है इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए। हाइपोक्सिया में ये होता है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो कम हो जाती है, ठीक है। जबकि इस्कीमिया का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ही बंद हो जाता है। मतलब हाइपोक्सिया में ये है कि ब्लड तो जा रहा है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम है। जबकि इस्कीमिया में ये है कि आपका कंप्लीटली ब्लड फ्लो ही रुक गया है किसी भी कंडीशन की वजह से, कि ब्लड अब आगे जा ही नहीं रहा। तो उसमें हाइपोक्सिया तो होगा, इस्कीमिया में हाइपोक्सिया तो इंक्लूडेड है। तो उसमें जो हमारे पास है सेल जो है उसमें जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो सेल है वो इंजर हो जाएंगे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइपोक्सिया में देखें, मैंने कहा कि हाइपोक्सिया है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। अब इसमें अगर आप सपोज करते हैं कि लंग में कोई प्रॉब्लम है, तो लंग है वो जो है ब्लड की ऑक्सीजनेशन अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। कोई कोई भी वजह हो सकती है। अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि वो जो ब्लड है अब उसमें आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट आगे पंप होना है। अब जब जहां जहां पे वो ब्लड जाएगा, जो सारे के सारे जो टिश्यूज हैं वो किसी ना किसी हद तक हाइपोक्सिक होंगे क्योंकि उन्हें कम ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इस्कीमिया में क्या होगा, इस्कीमिया में आप देखें कि समझ लें कि आपकी जो फुट है, फुट पे जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो किसी भी किस्म का से जो आर्टेरियल है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आपकी जो ब्लड वेसल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी भी किस्म का थ्रोम्बस आ गया है। तो अब ब्लड जो है वो आपके आगे जो है आपके फुट को नहीं मिल रहा। अब ये तो है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो। अब इसमें जो ब्लड इन जा रहा, जो जब ब्लड नहीं जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो फुट होगा वो हाइपोक्सिक हो जाएगा, उसके जो सेल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये एक पॉइंट हो गया। मजीद क्या होगा कि उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्टअप हो जाएंगे क्योंकि वो अब वापस जा नहीं रहे। तो ब्लड के लिए आपको पता है ब्लड का फंक्शन ये भी होता है कि उसमें वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इसमें क्या है कि अब वो जो है वेस्ट मटेरियल्स का बिल्डअप हो गया। तो इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, जो आपके जो फूड के जो अगर आपके सेल्स होंगे उन्हें जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी। अब न्यूट्रिशन में मतलब कि आपको ग्लूकोज है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बाकी जो आपकी चीजें आ जाती है। तो इस स्कीम में जो हमारे पास है वो काफी जो है एक खराब कंडीशन है। तो हाइपोक्सिया का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्कीमिया का मतलब है कि आपके पास जो है वो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया। टॉक्सिन्स किसी भी किस्म के टॉक्सिन्स होते हैं उस वजह से सेल इंजरी हो जाती है। इन्फेक्शियस एजेंट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, किसी भी किस्म के जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो आपको सेल इंजरी सर कॉज कर सकते हैं। सर इस्कीमिया में ब्लड फ्लो क्लोज नहीं होता, मतलब बिल्कुल बंद हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन ना स्कीमिया में मैंने आपको बताया कि स्कीमिया में यह है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो। अब मैंने आपको सैंपल दी है कि आपकी जो फूड को ब्लड सप्लाई जा रही थी उसमें अब जो मेन आर्टरी थी लेट करने के उसके अंदर थ्रोम्बस बन गया। जब थ्रोम्बस बन जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो यहाँ तो कम हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकता है। तो इसमें जो है वो आपका जो फूड है वो स्कीमिक हो जाएगा। जब फूड स्कीमिक होगा आगे उसमें नेक्रोसिस का जो है वो मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, उसमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? जी सर। तो टॉक्सिन्स जी सर। बता दिया, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स मैंने आपको कहा कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वो सेल इंजरी को पास कर सकते हैं। तो इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस हैं, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन से मुराद है कि इम्यूनिटी के रिलेटेड आपने ऑटोइम्यून डिजीजेस स्टडी की होंगी। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस में ये होता है कि जो आपके जो नॉर्मल जो है सेल्स हैं बॉडी को उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है।
ऑटोइम्यून डिजीज में ये होता है कि आपको कोई भी अगर कोई बॉडी का ऑर्गन है या टिश्यू है तो बॉडी उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं वो भी सेल इंजरी पास कर सकते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, तो आपने मुख्तलिफ जो है वो जेनेटिक डिजीजेस की स्टडी की हुई है। आपको पता है कि कुछ डिजीज ऑटोसोमल होती हैं, कुछ आपके पास एक्स लिंक्ड होती हैं। तो इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये जो आपके पास है जेनेटिक्स का रोल होता है जिस वजह से जो डिजीज है वो पैदा होता है। न्यूट्रिशन बैलेंस, आपकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन ओवर डाइट ले रहे हैं तो आपकी जो मसल वेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी, तो मतलब कि आपकी सेल इंजरी होना शुरू हो गई है। फिजिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स में आ जाएगा किसी भी किस्म का फिजिकल ट्रॉमा है, इलेक्ट्रिक शॉक है, तो फिजिकल एजेंट्स की वजह से भी आपको जो है वो सेल इंजरी हो सकती है। एजिंग का प्रोसेस है, एजिंग में आपको पता है कि एजिंग में होता है कि एजिंग में आप जैसे जैसे एज करते जाते हैं तो आपकी बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल कि बस एक निज़ाम है उसमें जो है वो अब उन्होंने श्रिंकेज, जैसा कि ब्रेन की श्रिंकेज है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये फैक्टर्स है एजिंग के साथ साथ जो है आपकी डिजीज के पैदा होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कारिज है, इन कारिज को आप से अच्छी तरीके से रीड कर लेना है कि इन कारिज की डिटेल क्या है। मैंने वैसे आपको सुबह में बता दिया जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, टॉक्सिन्स में क्या है, टॉक्सिन्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स में बैक्टीरिया वायरसेस हैं, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन मैंने बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज आ जाएंगी, जेनेटिक में जेनेटिक डिजीजेस आ जाएंगी, न्यूट्रिशन में आपके पास न्यूट्रिशन वाली आ जाएंगी, फिजिकल एजेंट को असर भी हो सकती है, एजिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी सेल इंजरी को जो है वो पास हो सकती है। टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, टाइम हमारे पास अभी है तो मेरे ख्याल से रिवर्सिबल आपके पास इंजरी है ना, रिवर्सिबल सेल इंजरी वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। उसकी मोर्फोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, मोर्फोलॉजी में हम देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेल इंजरी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी, या उसे कहते हैं नॉन लिथल इंजरी। और जो सेकंड हमारे पास है वो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, या उसे कहते हैं लीथल इंजरी। तो आज हम स्टडी करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी को। रिवर्सिबल सेल इंजरी में है स्टेज ऑफ सेल इंजरी एट विच द derange the function and morphology of the injured cell can return to normal if the damaging stimulus is removed. रिवर्सिबल इंजरी हमारे पास एक ऐसी स्टेज है सेल इंजरी की जिसमें है कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो आपका जो है वो जो सेल है या आपका जो टिश्यू है वो नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाता है। एंड रिजल्ट ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, एंड रिजल्ट तब ऐसा शो होगा जब आप जो स्टिमुलस है रिमूव हो चुका है तो उसकी रिकवरी हो जाएगी जो कैन कन्वर्ट टू इरिवर्सिबल इंजरी। अब एंड रिजल्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो है कि उसकी रिकवरी हो गई, जो स्टिमुलस था स्ट्रेस था वो खत्म हो गया। एक वो कह रहा है कि हो सकता है कि उसका स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, वो परसिस्टेंट है और प्रोग्रेसिव है, जो हमारे पास है सिवियर है, तो वो इरिवर्सिबल इंजरी में आगे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है तब आपको पता है कि कोई भी आपके पास वापसी का रास्ता नहीं है। तो आज हम मोर्फोलॉजी को कंप्लीट करते हैं जो रिवर्सिबल सेल इंजरी की है। जो फर्दर होगा तो वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। टू मेन मोर्फोलॉजिकल changes of the reversible cell injury are cellular swelling and fatty change। डायरेक्ट मोर्फोलॉजिकल जो चेंजेस आपके रिवर्सिबल इंजरी में आते हैं वो मेन जो है ना वो मेन आपके पास दो हैं। एक है सेलुलर स्वेलिंग, तो ये सेल जो आपका है वो स्वेल बन जाता है। दूसरा वो कह रहा है जो दूसरा चेंज आपको देखने को मिलता है वो है फैटी चेंज, जो आपको है उसमें लिपिड्स के वजह से ये चेंज है वो आपको देखने को मिलता है। अदर इंटरसेलुलर चेंजेस, उसके अलावा आपको सेल के अंदर चेंजेस का देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो कह रहा हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशंस हो, माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस हो, डायलेशन ऑफ यूवीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, न्यूक्लियर अल्टरेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। सेलुलर स्वेलिंग जो है वो फैटी चेंज है वो तो मेन है। इसके अलावा जो दूसरी चेंजेस हैं वो कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आ सकती हैं, ईआर की चेंजेस हैं और न्यूक्लियस की आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं। अब हम स्टडी करेंगे सेलुलर स्वेलिंग को, उसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे फैटी चेंज को। और सेलुलर स्वेलिंग किस लिए होती है वो हम देख लेते हैं। Associated with increased permeability of the plasma membrane, पहले मैं आपको इसका जुबानी बता देता हूँ क्या बताना चाह रहा है। अब
सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल इंजरी में होगा कि आपके जो आपको पता है कि नॉर्मल जो आपके सेल्स होते हैं उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो है आपके पास सिस्टम होते हैं, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है उसमें एंटर होना होता है, वेस्ट मटेरियल्स में आउटसाइड भी सेल जाना होता है। इसी तरीके से आयंस के चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप काफी वो है, पड़ा हुआ है, आपने उसके बारे से पढ़ा हुआ है। तो ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं या आयन के जो चैनल्स हैं, इनका जब जो है ना इंजरी जब होती है ना तो इनका जो फंक्शन है ना वो खराब हो जाता है। जब उन चैनल्स का फंक्शन खराब हो जाता है तब क्या होता है कि जो सॉरी सेल के अंदर जो है ना वो स्वेलिंग, जो पानी है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आयन चैनल्स हैं, जो दूसरे चैनल्स हैं वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करते। जब फंक्शन नहीं करते तो आपके जो सेल के अंदर है ना वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल जो है वो स्वेलिंग के पीछे मैकेनिज्म है। इधर हम देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई जो मैंने आपको कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास सिस्टम होता है, आयन का सिस्टम होता है, दूसरे जो सारे वो हैं हमारे पास होते सिस्टम्स होते हैं, तो वो उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि जो सेल के अंदर है वो पानी का जो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो सेल का साइज है अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर तो आपको ये जो चेंज है वो देखने को मुश्किल ही नजर आता है, लेकिन जो अगर आप, अच्छा ठीक है, कह रहा लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर तो आपको जो सेलुलर स्वेलिंग है आपको इतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन एक होल जो ऑर्गन है उसके लेवल पे आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो ना देख सकते हो। कहना क्या क्या चाह रहा है वो कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि सेलुलर स्वेलिंग किस हद तक हो चुकी है, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है कि जो सेल्स से आपको पता है बिल्डअप जो है वो आगे टिश्यू बनता है, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनता है। तो जब पूरे जो है वो ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाता है तब आपको जो मोस्ट अपेरेंट चेंज आपको नजर आता है कि अब वाकई ही कुछ गड़बड़ है। मतलब कि आप इसमें देखें ना, होल ऑर्गन में आपको कोई भी ऑर्गन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल किडनीज है, अगर किडनीज में वाटर का बिल्डअप हो गया है तो उसे आप कहेंगे कि वो किडनीज का जो है उसमें जो है स्वेलिंग होगी, सेल्स में स्वेलिंग होगी, तो अल्टीमेटली आपको वो ऑर्गन के लेवल पर भी स्वेलिंग जो है वो शो हो जाएगी। व्हेन इट अफेक्ट्स मेनी सेल्स इन एन ऑर्गन इट कॉजेस फेलियर, इंक्रीज टर्गर, इंक्रीज इन द ऑर्गन वेट। अब जाहिर सी बात है कि स्वेलिंग हुई, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर बिल्डअप हो गया है, वाटर का समय बिल्डअप हो गया है। अब उसमें क्या होगा कि जो जो टिश्यू है, जो आपके पास जो ऑर्गन है वो पैलेट हो जाएगा, यानी कि वो जो है पीला सा हो जाएगा। अब इसके पीछे वजह क्या है कि उसके पीछे जो है वो सेल जो है वो अब नॉर्मल अपना फंक्शन ही परफॉर्म कर पा रहे, उसकी वजह से पहले आपको शो हो रहा है। इंक्रीज टर्गर है, जो है उसकी जो है आपके पास है वो, अब उसकी जो टेक्सचर है वो भी हार्ड हो चुका है क्योंकि उसकी स्वेलिंग हो चुकी है। ऑर्गन वेट है, जो स्वेलिंग की वजह से जो ऑर्गन का वेट है वो भी इंक्रीज हो चुका है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अब ये तो इसमें थोड़ा सा बताया कि मैक्रोस्कोपिकली आपको क्या चीजें नजर आती हैं कि सारे आपको जो है माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक में वो कह रहा है स्मॉल clear vacuoles within the cytoplasm represent distended and pinched off segments of ER। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप सेल को देखते हैं तो आपको स्मॉल और क्लियर वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। वो कह रहा है वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास जो है वो पिंच्ड ऑफ सेगमेंट्स होते हैं ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This pattern of non-lethal injury is sometimes called hydropic change or vacuolar degeneration। इस जो चेंज को आप कहते हैं कि हाइड्रोपिक चेंज है, यहाँ पर ये आपके पास वैक्यूलर डीजनरेशन हो रही है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्मॉल जो क्लियर वैक्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके पीछे वजह क्या है, वो कह रहा है कि वो पिंच्ड ऑफ जो उतरे हुए हिस्से होते हैं, डिस्टेंडेड हिस्से होते हैं ईआर के, वो उनकी वजह से आपको जो वैक्यूल्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि फैटी चेंज क्या है। फैटी चेंज में ये है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्राइग्लिसराइड्स containing lipid vacuoles in the cytoplasm। फैटी चेंज में क्या होता है कि उसके पीछे वजह क्या है कि फैट ही है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल्स बन जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो आपको एक चेंज देखने को मिलता है। इसमें वो कह रहा है कि ऑर्गन स्पेसिफिक है जो आप ले सकते हैं वो है लीवर। लीवर के अंदर ये जो चेंज है वो काफी ज्यादा आप एप्रिशिएट कर सकते हैं।
तो स्वेलिंग हमने देखा, स्वेलिंग को तो स्वेलिंग के पीछे मैकेनिज्म क्या था, मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो सेल के अंदर जो है आपके पास बिल्डअप होना शुरू हो जाता है वाटर, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, उसका जो ऑर्गन का वेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ब्लड वर्क हो जाता है। अब हम देख रहे हैं फैटी चेंज को। फैटी चेंज में मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड्स कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है प्रिंसिपली इनकाउंटर्ड इन ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लाइक लीवर, उसके अंदर जो ये आप चेंज है उसे काफी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये तो दो मेन चेंजेस। इसके अलावा अदर जो इंट्रासेलुलर चेंजेस हैं वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लैकिंग शुरू हो जाएगी, ब्लंटिंग, डिस्टोर्शन ऑफ माइक्रोविलाई, लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स। ब्लैकिंग का ये मतलब है, आपको डायग्राम से शो करता हूँ कि ये जो है ना, ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्लैब्स बन चुके हैं। ये रिवर्सिबल इंजरी से हुई है, तो इसके अंदर देखें ये ना ब्लैब्स बन गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, उसमें ब्लैब्स बनाना शुरू करती हैं। इसके अलावा उसमें क्या लिखा है जी, इसका उसमें लिखा है कि ब्लंटिंग और डिस्टोर्शन हो जाएगी माइक्रोविलाई की, और लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स। इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स होते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच होता है विया उसके कनेक्शंस होते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो जो कनेक्शंस हैं वो भी लूज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो गई है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपकी खराब हो गई है, तो उससे ये होगा कि आपके जो इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया चेंजेस, माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल कर जाएगा और आपको फोस्फोलिपिड रिच अमोर्फस डेंसिटीज देखने को मिलेंगी। फोस्फोलिपिड रिच अमोर्फस डेंसिटीज, ये आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। डायलेशन ऑफ द ईआर, ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी डायलेट हो जाएगा। उसकी डायलेशन से क्या होगा कि उसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे थे वो भी डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो जो आगे आपको मैं डायग्राम से शो करता हूँ कि इससे क्या मतलब है। तो राइबोसोम भी डिटैच हो गए, इसके अलावा जो पोलिसोम्स है वो भी डिस्टर्ब हो गए, उनका भी फंक्शन जो अपना कर रहे थे। न्यूक्लियर अल्टरेशंस, क्लंपिंग ऑफ द क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है क्रोमेटिन की क्लंपिंग शुरू हो गया। और साइटोप्लाज्म में कंटेन माइलन फिगर्स। अच्छा, माइलन फिगर्स के हवाले से मैं आपको अभी बता दूं, इसका आगे एमसीक्यू भी आएगा, मैंने आपसे मरीज दोबारा पूछना है। तो माइलन फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं और ये हमें किस किस्म की सेल इंजरी में देखने को मिलती हैं, रिवर्सिबल में देखने को मिलती हैं या इरिवर्सिबल में देखने को मिलती हैं। तो अभी आप ये गौर से अपनी जो है वो सुन लें। माइलन फिगर्स होता है कि आपके पास ना माइलन, तो आपको पता है ना माइलन की एक कोटिंग होती है न्यूरॉन्स के ऊपर। अब यहाँ पे तो न्यूरॉन का कोई काम ही नहीं है, अब सेल के अंदर तो है वो माइलन। अब क्या होता है, माइलन आपके पास एक लिपिड ही होता है। जब लिपिड है ना, वो लिपिड की क्लम्पिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है कि वो बिल्ड जो है वो स्वेल सा हुआ होता है, आपको जो है ना स्पेसिफिक शेप देखने को मिलती है स्वेलिंग की वजह से। लिपिड्स का जो है ना वो एक जाल सा बना होता है, उसे आप कहते हैं माइलन फिगर्स। तो माइलन फिगर्स जो है ना, ये मेन जो फीचर है ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का है। तो इसीलिए इसने लिखा हुआ है कि मे कंटेन रिवर्सिबल इंजरी में यह है कि आपको कम देखने को मिलेगी, जो जबकि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है ना इसमें आपको ये काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्मल सेल था, रिवर्सिबल इंजरी हुई, उसमें क्या चेंजेस आई, स्वेलिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखें, इससे कंपेयर करें, ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्वेल हो गया। जब ये स्वेल होगा तो राइबोसोम और डिटैच हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया देखें वो भी स्वेल हो चुका है। माइलन फिगर की देखें, आपको माइलन फिगर शो हो गया। माइलन फिगर माइलन फिगर आपको जो है ना रिवर्सिबल में जो है वो कम देखने को मिलती है, इरिवर्सिबल में इनका ज्यादा रोल होता है। मेम्ब्रेन ब्लैब्स इसमें शो किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब 2 मिनट रह गए हैं, आज के लिए इतने काफी है। तो कोई भी क्वेश्चन है ना तो जो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। नो सर, समझ आ गया। टॉपिक जो आपका है ना ये इजी है, ये मुश्किल नहीं है, इसे आप बुक से भी रीड करते हैं ना, याद करने वाला टॉपिक, इसमें समझने वाला कम है और याद करने वाला ज्यादा है।
अब काजीज है ना, उसे भी आप देख लें कि कौन कौन सी काजीज हैं। ये जो चेंजेस हैं ये भी आपने याद करना, समझा मैंने दिया कि कौन कौन से चेंजेस हैं, स्वेलिंग है, फैटी चेंज है, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब आप बुक से रीड करेंगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना जहन नशीन हो जाएंगी। ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, तो इन्हें भी आपने रीड कर लेना है। लेकिन लेक्चर जब आप लेते हैं ना, तो लेक्चर में होता है कि आपको टाइमली तो समझ आ जाती है चीज़ें, आपको लगता है कि टॉपिक क्लियर भी जो है जो कवर हो गया मेरा सारा। लेकिन जब तक आप इसे बुक से रीड नहीं ना करते अपने तौर पर, उसे 2 से 3 मरतबा रीड करें, आप याद नहीं करना चाहते, तो एट लीस्ट जो असूल है वो ये होता है कि आप लेक्चर के बाद कम से कम एक दफ़ा जो टॉपिक है उसे ज़रूर आप याद करें। याद करें पहले और रीड करें। जब आप रीड कर लेते हैं ना, तो आपको जो जहन में है ना वो बातें बैठ जाती हैं, वो आपको भूलती नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको जो टॉपिक है ना इसे रीड आउट कर लेना है। मुझे किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त 6 जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? हाँ सर। चलें ठीक है, अगर समझ नहीं आई और किसी चीज़ की तो हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की जो मीटिंग है उसे हम एंड करते हैं। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।